आप सभी को ड्रॉपलेट स्टडी में हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कल के दिए हुए अभ्यास प्रश्नों के साथ। ये जितने भी सेशंस अपलोड होगी टोटल 1000 क्वेश्चंस अपलोड करेंगे फॉर केवीएस, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी, और साथ में जो एडब्ल्यूएस के एग्जाम होने वाली है पीआरटी का, उसके लिए भी ये सेशन समान रूप से जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट मायने रखती है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सेशन में हम क्वेश्चन दिए थे, इसका बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही आंसर भी दिए है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन क्या था कि मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, यानी कि हम लोग जो स्कूल में असेसमेंट कराते हैं बच्चों का, तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि असाइनिंग रैंक टू स्टूडेंट, यानी छात्रों को रैंक देना, या बच्चों की स्पष्टता और संबंधित अवधारणाओं के बारे में भ्रम को समझना, यानी कि अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजन्स अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट, या छात्रों को लेबलिंग करना एज पर देयर स्कोर, या उसका रिपोर्ट कार्ड में पास या फेल मार्क करना। तो हम लोग जो असेसमेंट कराते हैं अकॉर्डिंग टू जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को मैंडेटरी रहता है असेसमेंट कराना बच्चों को टाइम टू टाइम। तो उसका जो मेन रीजन है वो क्या है कि ताकि हम लोग असेसमेंट के बाद समझ सके बच्चों कितने समझ पाए हैं उस टॉपिक को, यानी कि जो भी टॉपिक का पढ़ाया है उसका कॉन्सेप्ट और कन्फ्यूजन क्लियर हुआ है कि नहीं। ये मेन एम रहता है क्या, असेसमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है। बाकी जो भी चीज़ें होती है वो सारे सेकेंडरी होता है, बट पहला क्या होता है आपका, यही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। तो असेसमेंट का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, स्टूडेंट का जो इम्प्रूव करना, किसका, उसका लर्निंग प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट लाना, और ये देखना कि वो कितना चीज़ों को समझ पाया है, यानी कि उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करना, और क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजन अबाउट ए कॉन्सेप्ट। अगर आप मान लेते हैं प्राइमरी स्कूल का टीचर है और अगर छात्रों का यानी कि जोड़ घटाव सिखाया है, तो वो उसके बाद हम लोग क्या कराते हैं, जोड़ घटाव से संबंधित असेसमेंट देते हैं कि 2+4 = क्या होगा। तो छात्र जब इसको क्लियरली बता पाएंगे, जो नहीं बता पाएंगे, तो आप वहाँ जो क्लास है वहाँ कैटेगराइज कर सकते हैं कि कितने छात्रों को कंप्लीटली समझ में आया, कितने छात्रों को कम समझ में आया। तो इसके कारण हम लोग क्या कराते हैं, असेसमेंट कराते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सॉरी, नेक्स्ट सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंसी इज करेक्ट, यानी इंटेलिजेंसी को लेकर सही स्टेटमेंट क्या है। पहला स्टेटमेंट आपसे पूछा गया कि इंटेलिजेंसी इज ए फिक्स्ड एबिलिटी डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली, यानी बुद्धि एक क्या निश्चित क्षमता है जो जन्म के समय निर्धारित की जाती है, या इंटेलिजेंसी कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड एंड डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी केवल बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग करके सटीक रूप से मापा और निर्धारित किया सकता है। ऑप्शन सी आपके पास है, इंटेलिजेंसी इज ए यूनिटरी फैक्टर एंड ए सिंगल ट्रेट, यानी कि इंटेलिजेंसी एक एकात्मक कारक है और ये एक एकल विशेषता रखने वाली चीज है, या इंटेलिजेंसी इज ए मल्टी डायमेंशनल एंड ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए, तो पता चलेगा कि आपका असेसमेंट, यानी जैसे हम लोग बच्चों का असेसमेंट कराते हैं तो उसे पता चलेगा आपको कि आपका कितना क्लैरिटी हुआ है इस कॉन्सेप्ट को लेकर, कौन सा कॉन्सेप्ट अबाउट द इंटेलिजेंसी आपका कॉन्सेप्ट है। तो इंटेलिजेंसी का जो करेक्ट स्टेटमेंट वो होगा कि इंटेलिजेंसी क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज इसमें शामिल है, किसमें, इंटेलिजेंसी में। इसका आप एनालिसिस को देखेंगे तो इंटेलिजेंसी को हम लोग मैनी डिफरेंट एस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। उसको हम लोग अंडरस्टूड कर सकते हैं किस फैक्टर पर, कैपेसिटी ऑफ लॉजिक, अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अवेयरनेस, लर्निंग एंड रीजनिंग, इन सब चीज़ों से। जितने भी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है जैसे कंस्टिट्यूट ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज, और इंटेलिजेंसी क्या होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है। कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है ये, लिंग्विस्टिक टू लॉजिक, यानी भाषियों से, यानी भाषा से तर्क तक के आयाम किसके अंदर शामिल है, इंटेलिजेंसी के अंदर शामिल है। ये एक बहुआयामी और जटिल क्षमताओं का एक सेट है क्या, इंटेलिजेंसी। तो हम लोग सभी जानते हैं कि सभी का जो इंटेलिजेंसी होता है ना वो डिफर करती है, अलग अलग होती है। आपका इंटेलिजेंसी अलग होगा, आप ही के घर में आपका भाई बहन का इंटेलिजेंसी अलग होगा। तो ये क्यों होता है, ये डिफर करता है अलग अलग, जिसे हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी। जो नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात किए थे अबाउट द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी के बारे में। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि इंटेलिजेंसी क्या होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है और ये वेरी करता है कहाँ से कहाँ तक, लिंग्विस्टिक टू लॉजिक तक वेरी करता है। और इसमें डिफरेंट सेट जो है वो क्या है, अटैच है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज, बहुत सारे एबिलिटीज इसमें क्या है, अटैच्ड है। और इसको हम लोग समझ सकते हैं थ्रू कैपेसिटी ऑफ लॉजिक, अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अवेयरनेस, लर्निंग एंड रीजनिंग। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रूही जो होता है हमेशा एक समस्या के कई समाधानों के बारे में सोचती है, यानी कि रूही ऑलवेज थिंक्स ऑफ मल्टीपल सोल्यूशन टू ए सिंगल प्रॉब्लम। यानी रूही किसी लड़की का नाम हो सकता है जो क्या, एक प्रॉब्लम दिया जाता है तो डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल सोल्यूशन के बारे में वो सोचते रहते हैं, जिनमें से कई मूल समाधान है, उनमें से कुछ ओरिजिनल सॉल्यूशन है
तो रूही किस टाइप के करेक्टर को डिस्प्ले कर रही है यहाँ पर, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम, एक ही प्रॉब्लम का डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन सोचते हैं, तो किस टाइप के विचार रखे, किस टाइप का थिंकर है। तो ऑप्शन ए क्रिएटिव थिंकर, ऑप्शन बी कन्वर्जेंट थिंकर, ऑप्शन सी रिजिड थिंकर एंड ऑप्शन डी इगोसेंट्रिक थिंकर। तो वैसा व्यक्ति जो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं क्रिएटिव थिंकर, यानी कि रचनात्मक विचारक। तो बात कर लेते हैं क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में। तो क्रिएटिव थिंकिंग एक एबिलिटी है, क्या एक योग्यता है, ये सारी लोगों में या सारे व्यक्तियों में नहीं पाई जाती है। एक इंडिविजुअल एबिलिटी है जो क्या करती है, टू लुक एट थिंग्स इन ए न्यू वे, कोई भी चीज़ को नए तरीके से देखते हैं। जैसे अभी हाल ही के फिलहाल की चीज़ में आपको बताया, तो आपका केवीएस के एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, ये चीज़ आपको पता है। डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से मालूम चला कि केवीएस का एग्जाम अब जल्दी होने वाला है। तो कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो इसके लिए टेंशन में आ गए होंगे, और कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो खुश हो गए होंगे कि हम पूरा 1.5 महीना मेहनत कर लेंगे और एग्जाम को करेक्ट कर देंगे। तो क्या वो क्रिएटिव थिंकर हुआ। इसके लिए वो जब आपके पास प्रॉब्लम आया कि केवीएस के एग्जाम जल्दी होगा, तो आप क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन ढूंढेंगे, डिफरेंट मल्टीपल सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो अगर आप मल्टीपल सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो यू आर ए क्रिएटिव थिंकर, आप एक क्रिएटिव थिंकर है। अगर आप मल्टीपल सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं और रोना रो रहे हैं कि एग्जाम आ गया, आप क्या करें, आप क्या करें, तो आप क्रिएटिव थिंकर नहीं है और आप रेस से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। 4 साल बाद वैकेंसी आया है, 1 महीना में एग्जाम ले, 15 दिन में एग्जाम ले, आपके पास इतना हिम्मत होना चाहिए कि आप एग्जाम हॉल में जाके एग्जाम दे दे। बाकी सारी चीज़ें छोड़ दीजिए जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है। केवीएस को एग्जाम लेना है तो वो ले लेंगे, नहीं लेना होगा तो 1 साल बाद भी ले लेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते आगे क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में। टू फाइंड मल्टीपल सॉल्यूशंस टू ए प्रॉब्लम रिजल्टिंग इन ए न्यू एंड यूनिक सॉल्यूशन। तो जब कोई विद्यार्थी या जब कोई व्यक्ति मल्टीपल सॉल्यूशन ढूंढते एक ही प्रॉब्लम का, तो उससे क्या मिलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, नया नया सॉल्यूशन मिलता है। वो क्या करते हैं, डिफरेंट तरीके से सोचते हैं तो उसको नया नया सॉल्यूशन भी मिल जाता है। जैसे आपके साथ होगा, आप सोचेंगे तो आपके पास बहुत सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा कि कैसे आप सिलेबस को कवर करेंगे, कैसे शॉर्ट तरीके से सिलेबस को कवर करके ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं। तो ये सारा आपके ऊपर, आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि 1 महीना का एग्जाम होगा या 1.5 महीना में एग्जाम होगा। किसी भी टाइम एग्जाम हो, आपके पास हिम्मत होनी चाहिए कि आप एग्जाम दे दे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा गया कि इन ए सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेंट ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू ए डिप्राइव्ड ग्रुप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ए टीचर शुड, यानी कोई छात्र है जो किस ग्रुप से बिलोंग करती है, डिप्राइव्ड ग्रुप से बिलोंग करती है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह के छात्रों की कम भागीदारी की स्थिति में, यानी कोई डिप्राइव्ड ग्रुप का स्टूडेंट है जो लर्निंग प्रोसेस में जो है अपना पार्टिसिपेंट कम दिखाते हैं, लेस पार्टिसिपेंट है उसका, तो इसके लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। पहला, आस्क द चिल्ड्रन टू विथड्रॉ फ्रॉम स्कूल, कि जाओ तुम घर चले जाओ, तुमसे ना हो पाएगा, तो ऐसा बोलना चाहिए। या एक्सेप्ट दिस सिचुएशन एज इट इज, या आप ऐसे ही रहने देंगे, छोड़ो क्लास में आता है वो, आने दीजिए, बैठने दीजिए उसको और घर जाने दीजिए, आप अपना काम है पढ़ाना, पढ़ा के चल जाइए, आप ऐसा कीजिएगा। या लोअर हर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सच स्टूडेंट्स, या ऐसे छात्रों से आपको अपेक्षा नहीं रखेंगे, आप रिजल्ट के बाद बोलेंगे मुझे तो पता ही था इसका ऐसा ही होने वाला है, ऐसा एटीट्यूड रखेंगे आप। या आप क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट ऑन आवर ओन टीचिंग एंड फाइंड वेज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट, कि आप अपना जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्लास में, तो आप उसमें क्या करेंगे, सुधार लाएंगे और उसमें आप सोचेंगे कि कैसे आप उसके भागीदारी को बढ़ा सकते हैं, उसके पार्टिसिपेंट को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ये सोचेंगे आप। तो ये आपके ऊपर है, पूरा के ऊपर आप क्या करेंगे। आपके पास 4 ऑप्शन है और ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है केवीएस में आज के डेट में पूछा जा रहा है, तो आप इस पर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को। तो लेस पार्टिसिपेंट की स्थिति में आप क्या करेंगे। तो पार्टिसिपेंट क्या होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो टीचर स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन है उसको क्या बनाता है, इफेक्टिव बनाता है। जैसे हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो आपका पार्टिसिपेंट क्या होगा कि आप जैसे जैसे बढ़ रहे हैं आगे, वैसे वैसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते जाएंगे, या बाद में जो अभ्यास प्रश्न दे रहे हैं उसको आप कमेंट करेंगे, उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में आप बात करेंगे। तो एक जो पीयर टू पीयर लर्निंग हो रही है यूट्यूब के थ्रू, तो वहाँ आपका क्या होगा, पार्टिसिपेंट बढ़ेगी मेरा और आपके बीच। तो ऐसा ही आप क्लास में भी करेंगे कि पार्टिसिपेंट के बिना आप क्लासरूम को इफेक्टिव नहीं बना सकते, क्लासरूम को मज़ेदार नहीं बना सकते। तो ऐसे ही अकॉर्डिंगली इन केस ऑफ अगर लेस पार्टिसिपेंट होगा किसी स्टूडेंट को जो बिलोंग टू डिप्राइव्ड ग्रुप, तो टीचर क्या करेंगे, अपने ही टीचिंग मेथड को चेंज करेंगे और उसका तरीका ढूंढेंगे कि कैसे उस स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट को, क्लास में इन्वॉल्वमेंट को हम लोग बढ़ाए। तो ये आपके ऊपर है, आप इसको कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड के थ्रू, जिसके बारे में हम लोग थ्योरी क्लास में बात करेंगे।
आगे आने वाले दिनों में हम यूनिट वाइज ला रहे हैं, यूनिट वाइज यानी नए साल से जो है यूनिट वाइज टॉपिक आपका डेली अपडेट होगा रिगार्डिंग सब्जेक्ट कंसर्न एंड पेडागोगी सीरीज। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल आपका बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा है। इससे पहले का अगर क्वेश्चन हम देखेंगे तो जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है और केवीएस में इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ना कि आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा थ्योरी कौन दिया था। उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हो सकती है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एनईपी 2022 को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि किस टाइप का पैटर्न जो है आप एजुकेशन में आने वाला है और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका टेस्ट भी होने वाला है। तो इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम ए टीचर डैश इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, यानी कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक डैश करेंगे व्यक्तिगत शिक्षक योजना बनाने के लिए। क्या करेंगे कि वो व्यक्तिगत शिक्षक योजना उसको तैयार नहीं करना चाहिए, या शुड ओकेजनली प्रिपेयर, ऑप्शन सी है शुड एक्टिवली प्रिपेयर, या शुड डिस्करेज द प्रिपरेशन ऑफ। तो क्या करेंगे, इंक्लूसिव क्लासरूम में एक टीचर को अपना जो है व्यक्तिगत एजुकेशन प्लान बनाना चाहिए, शुड एक्टिवली प्रिपेयर। देखिए एजुकेशन प्लान बहुत से होती है, जैसे आप देख रहे हैं नेशनल लेवल पर क्या अप्लाई हो रही है, नेशनल एजुकेशन प्लान। स्कूल लेवल पर जो स्कूल का प्रिंसिपल है, जो भी ग्रुप होगा, तो वहाँ पर आपको प्रिंसिपल बना के देंगे प्लान की, इस प्लान के तहत आपको साल भर पढ़ाना है। और आपको खुद भी प्लान बनाना चाहिए ताकि आपका क्लासरूम को बेहतर हो सके, उसे बोलते हैं हम लोग इंक्लूसिव क्लासरूम। तो इंक्लूसिव क्लासरूम क्रिएट करने के लिए आपको खुद का भी अपना एजुकेशन प्लान बनाना होगा, व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाना होगा। तो हम लोग समझ लेंगे बेहतर तरीके से व्हाट इज इंक्लूसिव क्लासरूम, ताकि इस टाइप के कॉन्सेप्ट आपको बार बार याद रह जाए। तो इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या होना चाहिए, टीचर मस्ट रिकॉन्साइल द इंडिविजुअल डिफरेंस विद इन ए क्लास। आप कोई भी क्लास में जाएंगे, जब आपको जॉब लग जाएगा, तो अगर आपको 30 का बैच मिला है, 30 के बैच में आप देखेंगे 5 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसको अच्छा खासा कॉन्सेप्ट का बारे में जानकारी है, प्रीवियस क्लास में बढ़िया से पढ़ के आए हैं। 20 बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, 5 बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जिसको पढ़ने लिखने से कोई मतलब ही नहीं है। तो इन सारे जो वैरायटी है, इन वैरायटीज़ को लेकर के, जो लाइव ब्रेन्स की वैरायटी है, इसको लेकर के आपको आगे जाना है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको प्लान भी करना है। तो इसके लिए टीचर क्या करेंगे, एक्टिवली प्रिपेयर टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज टू एकोमोडेट द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ स्टूडेंट, ताकि सबका नीड्स कंप्लीट हो जाए। एज ए टीचर आपका काम क्या है कि स्टूडेंट का जो नीड है वो पूरा करना पहला आपका काम है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। स्टूडेंट का क्या नीड रहता है कि कॉन्सेप्ट उसको समझ में आ जाए, आगे आने वाले समय में उसको दिक्कत ना हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रिपेयर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, आपको व्यक्तिगत जो है एजुकेशन प्लान बनाना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया इंक्लूड, यानी डिसलेक्सिया जो होती है, डिसलेक्सिया में बच्चों का प्राथमिक विशेषता क्या होती है, यानी डिसलेक्सिया में क्या होती है। पहला ऑप्शन है अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर्स, डाइवर्जेंट थिंकिंग, फ्लुएंसी इन रीडिंग, इनेबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, या इंगेजिंग इन रिपीटेटिव लोकोमोटर एक्शंस। तो क्या होती है डिसलेक्सिया में, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देंगे आप। डिसलेक्सिया में क्या होती है, इनेबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, जैसे आप फ्लुएंटली पढ़ पा रहे हैं, हम फ्लुएंटली पढ़ पा रहे हैं, पर जो भी व्यक्ति या जो भी बच्चे डिसलेक्सिया से ग्रसित होंगे वो क्या करेंगे, वो धारा प्रवाह पढ़ने में उसको असमर्थ होगा। तो चलिए डिसलेक्सिया से को समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहला चीज जो आपको याद रखना है डिसलेक्सिया को लेकर के, ये क्या है, एक लर्निंग डिसऑर्डर है, सीखने का डिसऑर्डर है, लर्निंग डिसऑर्डर। इसमें क्या क्या इफेक्ट होती है, इसमें पढ़ने की क्षमता, एबिलिटी टू रीड, स्पेल करने की क्षमता यानी बर्तनी में दिक्कत होती है, लिखने की क्षमता में दिक्कत होती है, और बोलने की क्षमता में दिक्कत होती है। तो ऐसा व्यक्ति, वैसा पीपल, वैसे बच्चे जो डिसलेक्सिया से ग्रसित होंगे उसको फ्लुएंटली पढ़ने में क्या होगी, समस्या होगी। और वे क्या करते हैं, हमेशा स्लोली पढ़ेंगे, रीड स्लोली, और गलत पढ़ेंगे एंड मेक मिस्टेक्स। तो ये थी डिसलेक्सिया को लेकर के कॉन्सेप्ट जो आपको याद रहने चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका अभ्यास प्रश्न है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। इससे पता चलेगा कि आप, मेरा और आपके बीच जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो पूरा का पूरा इंटरेक्टिव हो रहा है कि नहीं। तो आंसर क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वकालत की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है। पहला ऑप्शन है द बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल आधारित है, या सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसेबल्ड की ओर आधारित है, या ए राइट्स बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है, या मेनस्ट्रीमिंग ऑफ द डिसेबल्ड बाय ऑफरिंग देम प्राइमरीली वोकेशनल एजुकेशन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं चले अगले सेशंस में। ये सारे सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको बेनिफिट मिले। थैंक यू।